राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबाले झारखंड प्रवास पर। एकत्रीकरण कार्यक्रम में राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर दिया जोर। और रांची में चल रहे दिव्यांगजन T20 क्रिकेट के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 18 रन से किया पराजित। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दे। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने टोक्यो गए थे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का अपना दौरा समाप्त करके देर रात नई दिल्ली पहुंचे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जापान के दौरे पर गए थे। उन्होंने भारत की ओर से शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अपने दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या के सरयू तट पर नवनिर्मित लता मंगेशकर चौक और उद्यान का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की आज जयंती है। लता जी की जीवनी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर जी के साथ हुई उनकी बातचीत को देशवासियों के साथ साझा किया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है। आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को याद था और वो मुझे बता रही थी। जी हाँ। और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। लता मंगेशकर भारत के दिग्गज गायकों में से एक ऐसा नाम है जिन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए।
साथ ही उन्होंने कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी मधुर आवाज दी। दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित देश भर में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी लता दी आज भी अपने गीतों के माध्यम से सुनने वालों के दिलों में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट कर लता मंगेशकर को नमन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत दिग्गज गायिका लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, लता दीदी की जयंती पर उन्हें नमन। उनके साथ अनगिनत बातचीत जिसमें वो स्नेह बरसाती थीं, मुझे याद है। मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। ये भारत के महान आदर्शों में से एक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगियों तथा इससे संबद्ध गुटों पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के कारण तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है और साथ ही साथ बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि विभिन्न मामलों की जांच से इस बात को साबित किया गया है कि पीएफआई और इसके काडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और इसके काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहां तक कि इनके काडर ने आईसिस के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में भी काम किया और कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। पीएफआई का संपर्क प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है, तो इसके कई सदस्य पहले से प्रतिबंधित संगठन सिमी के भी सदस्य रहे हैं। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन हवाला और अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल है। इससे देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने और उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। इतना ही नहीं, अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि पीएफआई समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इससे पहले हाल ही में एनआईए और ईडी ने संगठन के ऊपर देशव्यापी छापेमारी की थी, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों के कई अहम सबूत बरामद हुए थे। तो संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं और काडर को गिरफ्तार भी किया गया था। कल ही कई राज्यों की पुलिस ने भी संगठन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3,615 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,972 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 3,615 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,972 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.55% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.12% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के 4 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 28 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,17,98,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
अभियान के तहत देश में अब तक 217 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। समिति शुक्रवार को मुंबई में अपनी नीतिगत घोषणा करेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 3 दिवसीय बैठक की समीक्षा होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस समीक्षा बैठक के नतीजे का ऐलान 30 सितंबर को करेंगे। आरबीआई ने जून और अगस्त में रेपो दर में 0.50% की वृद्धि की थी। जून में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.40% कर दिया गया था। फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए इस बार मौद्रिक नीति पर अधिक बारीकी से नजर रखी जाएगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्यपाल ने रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में तीव्र गति से कार्य करने का भी निर्देश दिया है। राज्यपाल कल राजभवन में विश्वविद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है। बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के निदेशक सूरज कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उच्चतम न्यायालय ने अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का कल से सीधा प्रसारण शुरू किया। वर्ष 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की महत्वपूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया था। प्रसारण देखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी करके इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है और कहा है कि 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका सीधा प्रसारण देखा। कोर्ट नंबर 1 में बैठी संविधान पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने की। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग का आइकॉन क्लिक करके सीधा प्रसारण देख सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबाले झारखंड प्रवास पर हैं। वे आज सवेरे रांची महानगर एकत्रीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित किया गया। मौके पर सर कार्यवाह ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। द्विमुखी गति प्रहार सहने के अपने प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं कर रहा है। सारे समाज एक है। इस समाज को संगठित हम अपनी भूमिका लें। भारत के करोड़ों लोग यदि एक मन से, एक भाव से, एक संकल्प से खड़े होते हैं तो दुनिया में कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। आदिवासी सेंगेल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता देने और लेने की बात करने वाले झारखंडी आदिवासी मूलवासी का इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसे खुद लागू करने की बजाय केंद्र को भेजना, 9वीं अनुसूची में शामिल करने आदि की बात करना केवल लटकाने भटकाने का प्रयास है। और अब बात नवरात्र की। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में श्रद्धालु देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना में लीन हैं। दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। श्रद्धालु मंदिरों में मां से स्वास्थ्य,
समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करने पहुंच गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर एक क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की छटा ही निराली होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है, तो गुजरात में दांडिया महोत्सव अपनी ही छटा बिखेरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि में आज दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन है। आज दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन है। उनकी असीम कृपा से हर किसी का जीवन वीरता और विनम्रता से सुशोभित हो, यही प्रार्थना है। खूंटी के नेताजी चौक पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस बार बैम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट का बेहतरीन नमूना प्रदर्शित करते हुए इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। खूंटी के शहरी इलाकों में 2 पंडाल 15-15 लाख की लागत से बन रहे हैं, जबकि पूरे जिले की बात करें तो इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। खूंटी में इस बार भव्य तरीके से दुर्गोत्सव मनाने की तैयारी है, जिसके लिए जगह जगह पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। खूंटी के नेताजी चौक पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस बार बम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट का बेहतरीन नमूना प्रदर्शित करते हुए इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। कोरोना के कारण उस तरह का नहीं हम लोग तैयारी कर पाए थे। इस बार भव्य तैयारी है हमारा। करीब 15 लाख रुपया का बजट है इस बार हमारा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नेताजी चौक खूंटी का। इस बार हमारे बर्दवान बंगाल से आए हुए कलाकार, करीब 30 कलाकार हमारे 1.5 महीना से पूरे बांस का पंडाल का प्रारूप दे रहे हैं। यहाँ पर बंगाल से आए कारीगर विगत 1.5 माह से 15 लाख की लागत से बांस निर्मित कलाकृतियों को बारीकी से बनाने में जुटे हैं। बम्बू आर्ट एंड क्राफ्ट को बांस हस्तशिल्प के रूप में भी जाना जाता है। खूंटी में पहली बार इस पारंपरिक बांस हस्तशिल्प की कला दुर्गा पूजा के अवसर पर पंडालों में देखने को मिलेगी। खूंटी नेताजी चौक में हमका ये पंडाल पूरा नेचुरल का है, नेचुरल चीज का, पूरा बाम्बू का है। पूजा पंडाल के लिए गणेश, कार्तिकेय, देवी लक्ष्मी, महिषासुर, बाघ सभी बांस से बनाए गए हैं, जबकि मां दुर्गा की आकर्षक आकृति पुआल और मिट्टी से बनाई जा रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ये सब मूर्ति है। गणेश जी है, लक्की है, सरस्वती है, कार्तिक है, दुर्गा है, और ये सब टोकरी मोकरी है, ये सब कुला है, वो जो स्वस्तिक बनाया कुला से, सब कुछ है। वैसे तो सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नेताजी चौक शुरू से अनूठी व भव्यता के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस साल बांस हस्तशिल्प कला पूजा को खास बनाएगी। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नेताजी चौक पिछले 60 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। बोकारो में दुर्गा पूजा और आगामी ईद मिलादुन्नबी को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें आपसी सौहार्दपूर्ण और भाईचारगी के माहौल में त्योहार मनाने पर बल दिया गया। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद इस बार बोकारो में दुर्गोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। पूजा के बाद ईद मिलादुन्नबी भी आने वाला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि त्योहारों को आपसी सौहार्दपूर्ण और भाईचारगी के माहौल में मनाया जाए। बोकारो जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में पहल करते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक बुलाई और सबों से सहयोग मांगा। प्रशासन की ओर से लगभग सभी तैयारियां कर ली गई हैं और किसी प्रकार से कोई परेशानी हमको नहीं लगता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मैसेज भी हम लोगों ने स्पष्ट दिया है कि अगर किसी के द्वारा जानबूझकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा और असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई हरकत की जाएगी तो प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और उसके लिए हम लोगों ने अभी से तैयारी की। न्याय सदन स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने पूजा समितियों को अनेक सुझाव दिए ताकि बेहतर तरीके से लोग दुर्गोत्सव की खुशियां मना सकें।
उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पूजा समितियां फायर सेफ्टी उपायों की व्यवस्था पंडालों में जरूर करें, साथ ही प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार एक बड़े स्केल पर दुर्गा पूजा होने जा रही है। हम लोगों ने जो अभी एक डिटेल इस बार सभी जगह से एकत्रित की है और दो मंडल क्षेत्र से जो आंकड़ा निकल के आया है, करीब 317 जगह पर हम लोग के यहाँ पर दुर्गा पूजा समितियाँ इस बार अपना कार्यक्रम कर रही हैं। हम लोग जैसे हर बार करा रहे हैं, हम लोग बारो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर स्कूली दुर्गा पूजा को संपन्न कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने संबंधित अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा दशहरा संपन्न कराने को लेकर दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की घटनाओं से सीख लेते हुए अधिक से अधिक सावधानी और चौकसी बरतें और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखें। हमारा मेन चैलेंज है कि कोई भी जो एक कम्युनल हार्मोनी मेंटेन्ड है बोकारो में, वो मेंटेन रहे। कोई भी लोग इसको मिसयूज न करे अपने बेनिफिट के लिए। उसके लिए हम लोग इनफ फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं सभी जगह। क्वार्टर से भी हम लोग को इनफ फोर्सेज मिले हैं। सभी जगह सिविल ड्रेस में भी कुछ फोर्स रहेंगे, जिससे कि महिला के साथ ही कोई इस तरह की बदसलूकी ऐसा भी कोई शिकायत नहीं आए। दुर्गोत्सव के मद्देनजर चास एवं बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में लगभग 317 स्थलों पर पूजा होगा। इसको लेकर पूजा पंडाल का निर्माण फिलहाल प्रगति पर है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा शुरू हो गई है और हर तरफ मां का दरबार सज रहा है। ऐसे में मूर्तिकार युद्ध स्तर पर दुर्गा माता और अन्य भगवानों की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। पेश है जमशेदपुर से एक खास रिपोर्ट। जमशेदपुर के सोनारी दोमुहाने स्थित दुर्गा निर्माण स्थल पर 33 वर्षीय जीतू दास भी मां दुर्गा की 10 से 12 प्रतिमाओं को खूबसूरत रूप दे रहे हैं। वे पिछले 22 साल से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। हो गया 22 साल हो गया। उनका कहना है कि प्रतिमा निर्माण की लागत काफी बढ़ गई है। इसकी तुलना में उन्हें दाम ही नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनके परिवार का किसी तरह से गुजर बसर हो पाता है। कारण देखिए, आप पहले का जैसा मूर्ति में पैसा नहीं है। दुनिया का सामान का दाम बढ़ते जा रहा है। कस्टमर जो हिसाब से हम लोग रेट बोलते हैं, रेट मिलता नहीं है। सब चीज का दाम बढ़े चल रहा है। बस किसी तरह हम लोग का पेट चल रहा है बस। वहीं जीतू दास के 11 वर्षीय पुत्र सौरभ दास भी अपने पिताजी के साथ मात्र 5 साल की उम्र से ही मूर्ति निर्माण कार्य से जुड़े हैं। उन्होंने खुद अपने हाथों से मां दुर्गा की एक छोटी मूर्ति भी बनाई है। कब से बना रहा है मूर्ति? 5 साल से। कितना उम्र है? 11 साल। 11 साल। क्या क्या चीज बनाते हो? मिट्टी से लेकर कलर। मूर्ति निर्माण कार्य में बरसात के कारण भी खलल पहुंच रही है। जीतू दास के सहयोगी अजय झालक बताते हैं कि पंचमी तक मूर्ति पूरी तरह तैयार भी हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वे लोग मां दुर्गा, मां काली और मनसा माता की मूर्ति ही बनाते हैं। पंचमी तक कर लेंगे। तो अभी तो भिंगाई देख रहे हैं। सुखाने की मशीन है। अच्छा, उस मशीन से सुखाएंगे। कोरोना काल के बाद 2 वर्षों में यह पहला मौका है जब इस बार मूर्ति की ऊंचाई को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शक्ति उपासना के दुर्गोत्सव में मूर्तिकार भी आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न हो सकें और उनकी मेहनत का वाजिब हक उन्हें मिल पाए। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज सवेरे जहां रांची समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई, वहीं पिछले 2 दिनों में दोपहर बाद तेज बारिश दर्ज की गई। इससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार हैं। और अब खबर खेल जगत से। दिव्यांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत को डकवर्थ लुइस मेथड से 18 रनों से हरा दिया। झारखंड डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले मेकॉन स्टेडियम रांची में हुए मैच में भारतीय कप्तान सुब्रो जॉर्डन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। बारिश के कारण मैच 12-12 ओवर का खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 5 विकेट खोकर 111 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन ही बनाए। इसके बाद बारिश शुरू हो गई।
डकवर्थ लुइस से बांग्लादेश ने 18 रन से जीत हासिल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात के तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के पास ये आखिरी सीरीज है। गुजरात के गांधीनगर में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए झारखंड के खिलाड़ी और उनके कोच रवाना हो गए हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड राज्य कुश्ती टीम आज अहमदाबाद पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका साहस हमें बहुत प्रेरित करता है। हम अपने राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वहीं चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर पंजाब के लोगों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी गुटों पर 5 साल का लगाया प्रतिबंध। राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों के विभिन्न समस्याओं के बिंदुओं पर की समीक्षा। रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय कोशवाले झारखंड प्रवास पर। एकत्रीकरण कार्यक्रम में राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर दिया जोर। और रांची में चल रहे दिव्यांग जन T20 क्रिकेट के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 18 रन से किया पराजित।